अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जो सेट पी। जैसे कि हम जानते हैं कि कल आप लोग का पेपर है ज्ञान और पाठ्यक्रम, और ये पाठ्यक्रम हमारा सेकेंड पेपर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का। तो फर्स्ट पेपर तो हमारा हो गया, ठीक है। तो देखिए ज्ञान और पाठ्यक्रम का जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे मैं जानती हूँ, लेकिन इन सारे पॉइंट को भी एक बार देख लीजिए, एक बार नज़र देख लीजिए कि नज़र दौड़ा लीजिए कि हाँ क्या मतलब इसमें क्या क्या है, और कुछ सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ज़रूर से आप देख के इसे जाइएगा। मैं विश करती हूँ कि ज़रूर आपको हेल्प होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम का। हम कह सकते हैं कि जो हमारा नोट करके दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ कथन दिया है, सारे जितने भी आपके यूनिट है सारा मिक्स करके दिया हुआ है इसमें। तो एक बार आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा विचार की और दैविक व्यवस्था आत्मा परमात्मा के रूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है, ये कथन किसका है? प्लेटो का है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल हम देखते जाएंगे क्वेश्चन और बिल्कुल करते जाएंगे, ठीक है। तो विचार की और दैविक व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है, किसका सच्चा ज्ञान है, किसका कथन है? तो प्लेटो का, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि आत्मा परमात्मा जहां भी आएगा इट मीन्स कि वो किसकी बात कर रहा है? प्लेटो की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या हो गया? ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने कहा था? तो बेकर ने कहा था। ज्ञान ही शक्ति है किसने कहा था? बेकर ने कहा था, ठीक है। अब देखिए दर्शन अर्थ कहाँ से लिया गया? तो ये अंग्रेजी भाषा का फिलोसफी से लिया गया है, ठीक है, और जिसका हिंदी रूपांतर है दर्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? दर्शन व शिक्षा में अन्य आश्रित रूपी संबंध है, यानी दर्शन और शिक्षा को किस किस दर्शन शास्त्रियों ने माना है कि दर्शन और शिक्षा क्या है? एक दूसरे पे आश्रित है, ठीक है। तो ये किसने माना है? एडम्स ने माना है, बिफ्टे ने माना है, रॉस ने माना है और जेंटिल ने माना है, ठीक है। इतने सारे दर्शनविद थे जो उन्होंने माना है, ठीक है। तो आज तक बताइए दर्शन और शिक्षा मतलब एक दूसरे क्या अनुन्य आश्रित है? आश्रित है, ये किसके साइंटिस्ट ने माना है? तो ठीक है, एक बार बस इनको देख लीजिएगा, इनका नाम पढ़ लीजिएगा ताकि वो जितने ऑप्शन आप उसमें देख पाएँ, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। आप लोग का जो फर्स्ट पेपर था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ गेस्ट टाइप का, कुछ सेलेक्टेड मैंने क्वेश्चन नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे घर मेरे ही भाई की शादी थी 18 को, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पाई हूँ, ठीक है। तो अब आप कोशिश करूँगी मैं यही कि मैं जितना हो सके मैं ऐसा मतलब एक एक टॉपिक एक एक लाइन में बना के दे दूँ ताकि ये आप पढ़ के जाए तो आप लोग को ज़रूर उसमें क्या हो, फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? रॉस ने कहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिक्का देख लीजिए, रॉस, ठीक है। यानी सिक्के की जिसने बात की वो किसने की है? रॉस ने। यानी आपको भी पता है जिसके पास सिक्का, सिक्का मतलब क्या? जिसके पास पैसा होगा वो हमेशा क्या होगा? रॉस में होगा। कहते हैं ना बहुत तुमको रॉस है, रॉब, ऐसे पैसे का रॉब, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, जो भी ताना देते हैं। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे कथन है, आप सारे कथन को बाई टंग नहीं याद कर सकते, लर्न हो भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, किसी किसी बच्चों को बिल्कुल लर्न हो सकता है। तो आप ऐसे करके कुछ ट्रिक छोटा मोटा करके उसको कथन को आप क्या कर सकते हैं? अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, किसने कहा है? एडम्स ने कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस डाला हुआ है ताकि इन क्वेश्चन को आप देखें, और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ क्वेश्चन डाला है, पॉइंट डाला है कि आप इस क्वेश्चन इस पॉइंट को जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और सारी चीज़ें तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल मैं यही पढ़ा रही हूँ यही आ जाएगा। मैं एक आप लोग को गेस टाइप का दे रही हूँ, सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ताकि इस टॉपिक से आप पढ़ें तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? परियोजनवाद पर डीवी का विचार क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जॉन डीवी हमारे लिए क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी चीज़, जैसे त्रिमुखी प्रक्रिया, मतलब कह सकते हैं त्रिमुखी शिक्षा का किसने विचार दिया? जॉन डीवी ने ही दिया था, ठीक है। तो हम इसमें परियोजनवाद के बारे में जो डीवी का विचार है, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या उनका कथन है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? परियोजनवाद में शिक्षक की भूमिका क्या है? यानी जो परियोजनवाद है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? क्योंकि हमारा ये पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड, ठीक है, ये हमारा सीधे इसी से चैप्टर से ये हमारा कह सकते हैं प्रश्न पत्र या हमारा सेकंड पेपर रिलेटेड है कि हम कैसे बच्चों को प्राथमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे बच्चों को शिक्षा कैसे देते हैं। तो जरूर उसमें जो शिक्षक और शिक्षार्थी जो होते हैं ना, उनका संबंध, उनमें किस तरह का एक दूसरे से कह सकते हैं कि उनके अंदर बॉन्डिंग होती है कि वो एक शिक्षक शिक्षार्थी को क्या कर पाए, एक अच्छे सा मतलब उसको ज्ञान प्रोवाइड कर पाए, या ज्ञान नहीं मतलब उसको किस तरह का करिकुलम दे कि ताकि वो क्या करे,
अच्छे से वो लर्न कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद में अंतर क्या होता है, 5-6 पॉइंट करके आप उसमें लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लेंगे बिल्कुल हो जाएगा। उसको पॉइंट वाइज करके देखिए, अगर आपको एक मैं बता दें आप लोगों को पेपर करने का तरीका या लिखने, वैसे तो एमसीक्यू ज़्यादातर आ रहा है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ताकि उसमें भी आप अच्छा से अच्छा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे पा पाए, तो आपको जिस क्वेश्चन को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत परफेक्टली आ रहा है, उसी क्वेश्चन को आप कीजिए। और जो आपको कथन लगे और जो आपको लगे कि हाँ ये लाइन मुझे बिल्कुल वही बुक का याद है और बिल्कुल ये बात सही है, तो ज़रूर आप उसको अंडरलाइन करिए। क्योंकि ठीक है, दूसरे कलर से, अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ग्रीन वगैरह से अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि उसका एग्जामिनर जस्ट उसका फोकस पड़े। और आप लोग को पता भी होना चाहिए, पता सबको होता है कि एग्जाम जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, तो उस एग्जामिनर को सब कुछ जो होता है आपकी कॉपी बताती है, क्योंकि आप तो वहाँ होते नहीं है। जो होता है आपका उत्तर पुस्तिका होता है, जैसा आप डिलीवर करेंगे वैसा ही आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जो भी आपको आए, जितना भी आपको आए, अगर आप श्योर हैं कि हाँ वो मुझे बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, तो आप जरूर उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यथार्थवाद का शिक्षण पद्धति। ये तो हम जान गए कि उसका शिक्षण पद्धति हमको देखना है। ठीक है, फिर यथार्थवाद में शिक्षार्थी, क्योंकि इस पेपर में शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षा को किस तरह भारत में लाया गया, कैसे प्रचार प्रसार किया गया, एक शिक्षक को कैसे शिक्षा देना चाहिए, एक शिक्षार्थी को कैसे उसे ग्रहण करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में है। तो आप फोकस करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो संबंध है, शिक्षक को किस तरह से वो डिलीवर कर सकता है एक शिक्षक एक शिक्षार्थी को, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, जैसे देखिए बौद्ध दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन हो गया शिक्षा, यानी बौद्ध दर्शन शिक्षा, इसमें आपका बहुत सारी, इसमें बौद्ध दर्शन है तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो पढ़ लीजिए। जिससे मान लीजिए शिक्षा की संरचना और संगठन, यानी जो बौद्ध शिक्षा है, शिक्षा का मतलब यहाँ से रिलेटेड है बौद्ध शिक्षा, यानी क्योंकि यहाँ बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत ये सारे पॉइंट है, यानी बौद्ध शिक्षा दर्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ के जाना है कि यानी बौद्ध शिक्षा की संरचना और संगठन ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने प्रतिपादित किया, कितने साल के बच्चों को दिया जा सकता है और ये किस तरह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ये हो गया। नेक्स्ट हमारे क्या हो गया, उच्च स्तर की पाठ्यचर्या क्या होती है। तो उच्च आप पढ़े होंगे आप बिल्कुल कि बौद्ध शिक्षा दर्शन में शिक्षा दी जाती है, एक प्राथमिक स्तर पर दी जाती है, एक उच्च स्तर पर दी जाती है। तो जो प्राथमिक स्तर पर दी जाती है उस पाठ्यचर्या में पाने वाले बच्चों की उम्र क्या क्या होती है, और उच्च स्तर की पाठ्यचर्या जो होती है बच्चे पाते हैं उनकी उम्र क्या होती है। तो बेसिकली उम्र से क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध शिक्षा जो हमारा दिया गया था उसमें उच्च स्तर की पाठ्यचर्या जिन बच्चों को दी गई थी उन बच्चों की उम्र क्या बताया गया, तो 8 वर्ष बताया गया, ये आप देख लीजिएगा। शिक्षक की भूमिका, ठीक है, शिक्षक की भूमिका हो गया आदेश, बिल्कुल 10 आदेश दिए गए हैं। शिक्षक की भूमिका में बताया गया कि इतने 10 आदेश ये है और बिल्कुल उस पूरे आदेश को शिक्षक को पालन करना है कि उसको पहले पढ़ाने से पहले कौन सा उसको टूल्स चाहिए, पढ़ाने से पहले उसको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें किसको बताया गया, आदेश दिया गया, किसको, शिक्षक को, शिक्षार्थी को नहीं, किसको दिया गया, शिक्षक को। ठीक है, छात्रों का प्रवेश और प्रवज्जा संस्कार, आप ये भी पढ़े होंगे तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वैदिक शिक्षा व बौद्ध शिक्षा में तुलना व समानताएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैदिक शिक्षा इसमें है, वैदिक शिक्षा पढ़े होंगे, फिर बौद्ध शिक्षा, क्योंकि दोनों में तुलना आ सकता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मान लीजिए वो चाहता है कि कम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को एक साथ लिखे, तो वो चाहेगा कि आप उस सारी चीज़ टेस्ट करेगा कि आप पढ़ के आए हैं कि नहीं। तो वैदिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या तुलना और समानता, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा और बिल्कुल 6 से 7 पॉइंट में अगर उसमें लिखना हो तो लिख दीजिएगा। और जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आप सोचेंगे कि मैं लिखने के लिए ही तो बस कैसे लिखेंगे, आएगा तो एमसीक्यू ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप जब ये तुलना करने वाली सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना तो एमसीक्यू भी तो उसी में से बनेगा, बाहर से तो बनेगा नहीं, तो हो आपका एमसीक्यू भी क्या हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है, इसमें यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं जो होती हैं वो हमारा क्या है, मुस्लिम शिक्षा क्या है, इसके उसकी विशेषताएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो प्राचीन यूनानी से लिया गया, क्या दर्शन शब्द, पूछ सकता है कि दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया, यूनानी प्राचीन से लिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या, शिक्षा का अर्थ है, देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए
शिक्षा का अर्थ है तो आ जाएगा एक ऑप्शन में ज्ञान देना, एक ऑप्शन में आ जाएगा कि बच्चों को उनके नैतिक शिक्षा के बारे में बताना, एक आ जाएगा सिखाना, और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बच्चे क्या करते हैं ना, ज़्यादातर टिक मार देते हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही क्या होता है, ज्ञान देना, उसको नैतिक सिखाना। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। शिक्षा का बेसिकली अर्थ होता है क्या, सीखना, ना कि ज्ञान देना या फिर जो भी अदर कुछ नहीं होता है। जहाँ भी है शिक्षा का अर्थ क्या आता है, तो उपरोक्त सभी पे मत मारिएगा, सीखने पे मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। ये किसने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। अब देखिए ये कथन जो है ना, जितने इंडियन ने कुछ कथन दिया हुआ है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ये डॉक्टर राधा कृष्णन हो गए, या फिर हम कह सकते हैं और भी जो इंडियन है, ठीक है, जो दर्शन शास्त्र, उनके उनका कथन बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि ज़्यादा पूछने का उसमें चांस बन सकता है, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछ दे, या ज़रूरी ये भी नहीं कि इंडियन को ना पूछे, बाहर मतलब इंडियन को ही पूछे, बाहर को नहीं पूछे, ये मेरा कहने का मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इंडियन जो होते हैं उनका जो कथन होता है, उनका आने का कह सकते हैं चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शंकराचार्य के विचार व कथन पे एक नज़र डाल लीजिए। देखिए शंकराचार्य है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कई सारे कह सकते हैं कि क्वेश्चन आता रहता है कि शंकराचार्य के विचार क्या है, शंकराचार्य के कथन क्या है, शंकराचार्य ने इस शिक्षा को कितने डिवाइड किया, तो ये सारी चीज़ें यानी शंकराचार्य के बारे में क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा का सामाजिक आधार। देखिए समाज में ही रह के बेसिकली जो होता है ना, एक बच्चे को अगर शिक्षित किया जाता है तो समाज के जितने भी नियम कानून होते हैं उसको ध्यान में रख के ही उसको शिक्षा दी जाती है। यानी शिक्षा का जो सामाजिक आधार होता है इसमें पढ़ लीजिएगा। और बेसिकली किसके बारे में पढ़ लीजिएगा, राधा कृष्णन का विचार जो है, राधा कृष्णन का जो विचार है वो शिक्षा का सामाजिक आधार पर उनका क्या विचार है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शिक्षा के व्यक्ति के सामाजिक उद्देश्य क्या, शिक्षा के व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा दी जाती है बच्चों को, और प्रत्येक बच्चे में क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा लेट में सीखता है, तो उन्हें किस तरह से शिक्षा दी जाती है, ये व्यक्तिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग उद्देश्य है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य भी दूसरा है, और सामाजिक व्यक्तिक शिक्षा भी अलग है उसका उद्देश्य, और सामाजिक शिक्षा भी क्या है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बालक के समाजीकरण में शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी जब बालक को हम शिक्षा देने जाते हैं तो उसके समाजीकरण में क्या क्या महत्व होता है शिक्षा का, ये हमें क्या करना, पढ़ के जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम एकदम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम थोड़ा भी गैप हो, इसलिए मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ। अब बिल्कुल मैंने रफली ये नोट्स बनाया है, और खुद से मैं देखा सारा, मतलब कह सकते हैं जितना अभी तक मैं जितना पढ़ाई हूँ या मेरा एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आप लोग को। बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि यही आएगा, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये पढ़ के जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है। तो समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका किसके किसके रूप में, क्योंकि देखिए शिक्षक जहाँ है वहाँ बिल्कुल आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा नवीन शिक्षा, ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाएगा सामूहिक कार्य को क्या करना, प्रोत्साहन करना। यानी सामूहिक सामूहिक कार्य मतलब नवीन शिक्षा मतलब क्या, नवीन शिक्षा मतलब कि उसको किस किस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे रहे हैं शिक्षा, इस पे देख लेना। सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन करना, आप देखेंगे अगर दो बच्चे हैं तो उन्हें अकेले अकेले आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल उनका मन नहीं लगेगा, या फिर वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन वही समूह में जब उनको एक कहते हैं ना कि बच्चों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, जब उनको रुचि उनके अंदर पैदा करें। उनको अंदर रुचि कब पैदा, ऐसा नहीं कि अकेले हमको भाषण दे देंगे और अकेले बैठा के वो समझ जाएंगे, नहीं, उनको समूह में शिक्षा देना चाहिए। और किस तरह सामूहिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनमें प्रोत्साहन हो, पढ़ने का ललक हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट में देख सकते हैं, उस शिक्षा को निरर्थक समझनी चाहिए जो समाज तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या असमर्थ हो। ये कथन कितना किसका है, तो इंदिरा गांधी का। ये भी कथन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ देख लीजिए असमर्थ की बात किसने कहा है, कि शिक्षा निरर्थक है, असमर्थ है, तो ये इंदिरा गांधी ने कहा, ठीक है। बिल्कुल पूरा कथन रटने की जरूरत है, कुछ कुछ दो तीन की पॉइंट उसमें से निकालिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा व्यक्ति की संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पूर्णताओं को क्या करता है, विकास है। यानी शिक्षा व्यक्ति की संपूर्ण पूर्णताओं का विकास है, किसने कहा, कांट ने। क्योंकि देखिए
आपको पता है कि शिक्षा बिल्कुल हमारे पूरे संपूर्ण जीवन को क्या कह सकता है, मतलब डिफाइन करता है। मतलब कांट, मतलब इसे डिनाई नहीं कर सकते, कांट डिनाई, मतलब हम बिल्कुल इसको डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल जो हमारा शिक्षा है ना, पूरे हमारे संपूर्ण जीवन को दर्शाता है, क्योंकि आपको पता है कि जितना हमें सांस लेना जरूरी है, उतना ही एक शिक्षा का होना भी, शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा का मनुष्य क्या है, पशु के समान है। इसीलिए कांट, ऐसे आप याद कर सकते हैं, होता है ना कांट डू दिस, मतलब कांट, बिल्कुल संपूर्ण शिक्षा के बिना हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ संपूर्ण पूर्णताओं की बात है तो कांट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है, बिल्कुल 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ये पॉलिटी का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, संविधान से रिलेटेड ये, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत जाने माने क्वेश्चन माने जाते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो किसका, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आपको पता है कि हमारे देश में कानून बनाने का किसका किसका अधिकार है, केंद्र का अधिकार है, राज्य का अधिकार है, और समवर्ती, तो इसको बोलते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य क्या कर सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। तो शिक्षा तो भाई सब पे, सब लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय लेवल पे भी, राज्य लेवल पे भी, राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पे। इसीलिए शिक्षा को पहले रखा गया था केंद्र स्तर पर, लेकिन अब रख दिया गया कब, समवर्ती सूची में, ठीक है, ताकि इस पे दोनों लोग कानून बनाए और शिक्षा को और मजबूत बनाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या, भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा किसको माना गया, तो भारतीय संविधान की आत्मा माना गया हमारे संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है। अब दिया है कि नेक्स्ट इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये आ सकता है 1 या 2 नंबर में, या 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो पारित कब किया गया था या लागू कब किया गया था। दोनों में बहुत अंतर है, देखिएगा, शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो पारित कब किया गया, लागू कब किया गया। तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, ये थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, लिख लीजिए आप लोग। शिक्षा का अधिकार कानून जो अगर पारित पूछे तो लिखिएगा 2009 में। शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित हुआ था, तो लिखिएगा 2009, पारित मतलब, ठीक है, 2009। और लागू पूछे तो लिखिएगा 1 अप्रैल 2010, यानी शिक्षा का अधिकार कानून जो है पूछे कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, आधुनिकीकरण शिक्षा के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ के चले जाइएगा कि जो हमारा आधुनिकीकरण शिक्षा होता है वो हमारा क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के चले जाइएगा। फिर त्रिभाषा सूत्र की संतुष्टि किसने की, ठीक है, किसने दी, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति पे आधारित है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि त्रिभाषा, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि त्रिभाषा सूत्र की संतुष्टि किसने दी, तो नई शिक्षा नीति ने दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टॉपिक, शिक्षा और औद्योगिकीकरण में क्या संबंध है, शिक्षा व औद्योगिकीकरण में क्या संबंध है, ठीक है। बिल्कुल मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि आपका कल ही पेपर है, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एकदम फास्टली देख लीजिए आप एक क्वेश्चन, और बिल्कुल बिना टाइम गंवाए ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, और आप, मैं विश करती हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा औद्योगिकरण का संबंध, इसमें पढ़ लीजिएगा। फिर भारत में ब्रिटिश शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो मैकाले को, क्योंकि भारत में आपको पता है ना कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा जहाँ इंग्लिश बोली जाती है ब्रिटिश के बाद, अमेरिका मतलब जो भी है, उनसे अच्छी कोई इंग्लिश अगर बोल पाता है, उनसे अच्छी नहीं, मतलब उनके लेवल के अगर कोई इंग्लिश बोल पाता है, तो बहुत सारे देश हैं जो अपने लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, जैसे चाइना हो गया तो केवल चाइनीज लैंग्वेज को प्रीफर करता है। लेकिन इंडियन ऐसे है ना, उनको बेसिकली कोई भी एक इंसान है तो उसको मिनिमम 2 लैंग्वेज तो आती ही है, एक तो उसका जो क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज है वो, और इंग्लिश, इंग्लिश बिल्कुल, ठीक है। आपको पता है कि हमारे भी क्या है, तो इसीलिए हमारी कंट्री क्या है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो होते हैं हर कंट्री में बसे हुए हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना इंग्लिश, वो उस पर भी हमारा उतना ही पकड़ है जितना हमारा हिंदी पे मजबूत पकड़ है, क्योंकि आपको पता है, और ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने 100 साल तक राज किया है, तो उनकी सारी, कह सकते हैं कि हमारे ऊपर भी क्या है, हम इसीलिए हमारी इंग्लिश जो होता है बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कह सकते हैं बहुत वाइड है, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं एज अ हिंदी लैंग्वेज की तरह, ठीक है, उसको भी, इंग्लिश को भी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, भारत में ब्रिटिश शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो मैकाले, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसने कहा है, तो डाशन व गेटिस ने कहा है, ठीक है। तो डाशन या डाप्शन क्या है, शायद डाशन है, ठीक है, मैं भूल रही हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, डासन है कि डॉप्शन है इसमें,
अडॉप्शन, ये गेटिस तो ठीक है, ठीक है, इनका देख लीजिएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, डासन व ग्रेटिस। नया हमारे इसमें दूसरा हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये किसका कथन है, तो माइकावर तथा पेज का है, ठीक है, माइकाइवियर तथा पेज, ये देख लीजिएगा। फिर पाठ्यक्रम, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका गुण और दोष देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सारा इस सारे जितने भी टॉपिक है उस पर नज़र दौड़ा लीजिएगा। और उसमें भी पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या चीज़ें, रुचियाँ तथा योग्यताओं का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, लचीलेपन का सिद्धांत है। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण अगर हम करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम के जितने भी निर्माण होते हैं, कुछ भी होता है तो सारा उसमें किसका हाथ होता है, वो हमारा होता है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी ही क्या करता है, हमारा पाठ्यक्रम निर्धारण करता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे 12th तक की जो मैं बातें कर रही हूँ, जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड या 12th तक के, ये सारे इनका पाठ्यक्रम कौन डिसाइड करता है, ये सारी एनसीईआरटी करती है। और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है, सबको पता ही होगा। तो पाठ्यक्रम के निर्माण जो करना है उसके अंदर भी हमको किस किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो रुचियों तथा योग्यताओं का सिद्धांत, यानी किस किस रुचि, जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमें बच्चों की रुचि का बिल्कुल क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, देखिएगा उनका टेक्स्ट बुक क्या होता है, उनका टेक्स्ट बुक कैसा होता है, बहुत सारे अगर पढ़ते हैं ना, ए से एप्पल होता है तो लिखा कम रहता है लेकिन उनमें पिक्चर ज़्यादा होता है, बिल्कुल कलरफुल अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि बच्चा उसको देखे, उसके अंदर क्या हो, रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता में भी उसको उनको ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है। लचीलेपन का सिद्धांत तो कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 1 क्लास के बच्चों का हम टेक्स्ट बुक बना रहे हैं तो उसमें इतना हार्ड लैंग्वेज डाल देंगे कि बिल्कुल बच्चा पढ़ ही ना पाए, समझ ही ना पाए, ठीक है। तो लचीलेपन का सिद्धांत ये हो गया कि हम उसमें लचीलापन मतलब उसमें बरतते हैं कि हाँ कैसे हमको एक छोटे लेवल का, जिस लेवल का IQ होगा उसी लेवल का टेक्स्ट बुक तैयार किया जाएगा। इस बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे क्या हो गया, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम क्या है, ये भी जान डीवी ने दिया था और जान डीवी इसके बारे में क्या क्या कहे हैं, तो ये सारी बातें उसको ध्यान में रख लीजिएगा। फिर क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम शिक्षा जगत की रीढ़ी है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है जान डीवी का, ठीक है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार मतलब उसमें पाठ्यक्रम है जो कितने प्रकार होते हैं, उसमें भी 2 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिया है। कौन कौन सा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बिल्कुल याद करके जाइएगा और देख के जाइएगा कि पाठ्यक्रम जो होता है बाल केंद्रित हुआ, कैसे हुआ, किन किन चीज़ों से होकर गुजरा और क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, बिल्कुल अनुभव केंद्रित, यानी बच्चे को अगर कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं तो आपको पता है ना, सॉरी कह सकते हैं कि बच्चों को हम कुछ भी सिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं जितना करके देख के जितना नहीं सीख पाते हैं उतना करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वही कोई चीज़ है लैब में करा दिया जाता है तो हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, और ऐसे ही भाषण देख के अगर पढ़ा दिया जाता है, हम लोग अपनी भी बात करें तो हम लोग भी बेसिकली लैब में करते हैं वो चीज़ें तो खुद करते हैं तो और ज़्यादा बेटर सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैथ का इक्वेशन है, आप दूसरा कोई बताएगा तो उतना नहीं समझेंगे, लेकिन आप खुद करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो वही हो गया अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम हमें किस पे बनाया गया कि वो अनुभव करके सीखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पाठ्यक्रम के गुण और दोष, बिल्कुल 3-4 पॉइंट ऐसे पढ़ लीजिएगा, गुण भी पढ़ लीजिएगा, दोष भी पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन ऐसे 3-4 पॉइंट 10 पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका MCQ में भी हेल्प कर देगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा लघु उत्तरीय करके तो उसमें भी आपको कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये जितना भी मैंने बताया कि यही नहीं है कि आप बस यही पढ़ के चले जाए, इसी भरोसे आप जितना पढ़े हैं वो बिल्कुल पढ़िए, उसको अच्छे से याद करिए, लर्न कीजिए, और इसको भी एक बार देख लीजिए कि हाँ कि मुझे इस पॉइंट को भी एक बार देख लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या हो, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। हम ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल आप मेरे चैनल पे आइए और आप मेरे से पढ़ेंगे और बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, नहीं। देखिए शिक्षा बहुत बहुत मेहनत के बाद मिलता है, बिना मेहनत किए शिक्षा ऐसे नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, और आई होप मैं भगवान गॉड से विश करती हूँ, भगवान से विश करती हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हो, ठीक है। ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट।